Welcome back to our class number 4 of chapter number 10 budget, right? लास्ट क्लासेस में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट कंप्लीट कर लिया था। हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स एक एक करके देख लिए थे, उनको समझ लिए थे। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने उसकी नोट मेकिंग कर ली है, राइट? एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बोल दूं कि आप प्लीज़ जब वीडियो देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और प्लीज़ आइडल मत बैठिएगा, नोट कीजिएगा चीज़ों को जो आपको लगती है। बाकी नोट्स में तो मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करता भी हूँ, बट आपके जो सेल्फ नोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रीडिंग के लिए, राइट? क्योंकि हमारे खुद के हाथों का लिखा हुआ हमें बेहतर समझ में आता है। चलिए, अच्छा, तो बढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूं। मैंने पूछा था कि कौन सा पैकेज था और कितना अमाउंट था, तो हमने देखा कि अभी मोदी जी ने जो स्टिमुलस पैकेज हमारा अनाउंस किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर, वो कितना था? 20 लाख करोड़ का पैकेज। एंड आप में से बहुतों ने मुझे रिप्लाई किया है, आंसर दिया है। सही है आपका आंसर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेक्चर्स को देख रहे हैं, राइट? तो हम इसी तरीके से लेक्चर्स को देखने चलना है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन आपका एक्सटेंड हो रहा है, उसका कोई भी गारंटी नहीं है कि कैसा क्या है, पर पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, राइट? तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। चलिए तो हम चैप्टर की तरफ चलते हैं सीधे। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं यार, अगर आप लेक्चर स्किप कर करके देख रहे हो, दैट मीन्स कि अगर आपके किसी भी चैप्टर में 4 लेक्चर्स हैं और आपने एक देख लिया, दूसरा नहीं देखा, फिर तीसरा देखा, चौथा नहीं देखा, अगर आप स्किप कर करके आप अगर देखेंगे तो आपका कभी भी लेक्चर में या कभी भी टॉपिक में या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। आपको कंटिन्यूसली ही लेक्चर्स देखने हैं। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा पार्ट कहाँ लिंक्ड है या कहाँ पे काम आने वाला है। इसलिए मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लेक्चर्स को देखते हैं तो प्लीज पूरा देखिएगा, लेक्चर स्किप करके ना देखिएगा, और सिर्फ लेक्चर को देखते हुए सिर्फ बैठ के उसको एज मूवी की तरह ना देखिएगा। नोट मेकिंग जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ उसका रिवीजन भी जरूरी है, राइट? तो यही मेरा आपसे कहना है कि लेक्चर, एक कंप्लीट लेक्चर स्किप करना ये भी नहीं कीजिएगा, और विद इन द लेक्चर कोई पार्ट स्किप करके आपने आगे कर दिया ये भी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत लॉस हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं कोई बात कहूं आगे जाके कहाँ वो रिलेट हो रही पिछली किस बात से आपको अभी नहीं पता है, कोई भी आइडिया नहीं, राइट? तो थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पक्का? चलिए तो हम सीधे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर्स की तरफ, हमारे टॉपिक की तरफ। हमने सबसे पहली बात जो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट देखा था, उसमें हमने क्या मीनिंग फ्रेम की थी, क्या आप बता सकते हैं? हमने जो मीनिंग फ्रेम की थी वो ये थी कि गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। ध्यान रखने वाली जो दो बातें इसमें हैं वो है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। मतलब अगर गवर्नमेंट बजट बन रहा होगा तो उसके जो दो मेन पार्ट होंगे वो क्या होंगे? एक वो हिस्सा जहां पे एक्सपेंडिचर के बारे में एस्टिमेशन लगाना, और एक वो हिस्सा जहां पे रिसीट्स कहां से हमें मिलेगी वो, राइट? तो बेसिकली अगर मैं आपको अब बोलूं कि गवर्नमेंट बजट के अगर हमें आगे पढ़ना है, इसके कंपोनेंट्स क्या, जो कि हमारी हेडिंग है, दैट इज कंपोनेंट या स्ट्रक्चर ऑफ बजट, तो बेसिकली कि आगे का पार्ट क्या, उससे जुड़ी हुई और बातें क्या, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो मेनली अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो आपको दो ही बातें मेनली दिख रही हैं यहाँ पे। कौन कौन सी सर? नंबर 1 एक्सपेंसेस, पक्का, जिसको हमने एक्सपेंडिचर बोला। नंबर 2 रिसीट्स, पक्का, जो हमको इनकम होने वाली है, राइट? जहां से पैसे का सोर्स मिलने वाला है, दूसरा जहां पे वो खर्च होने वाला, राइट? तो हमें बेसिकली इसके बारे में स्टडी करके थोड़ी सी डिटेल में बातें समझने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि गवर्नमेंट एक ही तरीके का खर्चा कर रही है और एक ही जगह कर रही है। आपको पता है कि उसके कितने मेजर, कितने वैरायटी, कितना डाइवर्सिफिकेशन है एक्सपेंडिचर का। हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसी ऐसी पॉलिसीज बना के खर्चा करना पड़ता है। दैट मीन्स कि इनको कैटेगराइज करके समझना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम ब्रीफ में समझ सकें और अच्छे से समझ सकें कि खर्चे किस फर्दर टाइप के हो, रेवेन्यू फर्दर किस टाइप के हो। तो इसी को समझने के लिए ये टॉपिक हमारी हेल्प करेगा कि खर्चे और रिसीट्स को हम फर्दर क्या करेंगे, क्लासिफाई करके देखने की कोशिश करेंगे कि खर्चे तो उसके अंदर क्या, किस प्रकार के और क्यों एक दूसरे से अलग है, और रिसीट्स तो क्या, किस प्रकार के और क्यों एक दूसरे से अलग है, पक्का? तो चलिए अब हम रीड करेंगे स्क्रीन में। कंपोनेंट या स्ट्रक्चर ऑफ बजट, बजट एक्सपेंडिचर। पहली बात हमने बोला कि कंपोनेंट में पहला क्या आ गया, एक्सपेंडिचर, राइट? तो हमने लिया बजट एक्सपेंडिचर, रीड करेंगे। बजट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर, ठीक है? एक कंप्लीट ईयर के लिए क्या क्या खर्चा होने वाला, उसका एस्टिमेशन को हमने क्या बोल दिया, बजट एक्सपेंडिचर, राइट?
इसको मुझे ना अभी आपको डेवलप करके लिंक करना है दूसरे तरीके से, इसलिए मैंने सीधे खर्चा और रिसर्च इस तरीके से उठाया है। नहीं तो इसको स्टार्ट करने का तरीका दूसरा है, पर जहां से स्टार्ट होता है मैं वहां पे एंड करूंगा, क्योंकि मुझे लिंक करना है। अब आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बजट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। ये बात ठीक है, क्लियर। इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि भाई ये खर्चे को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, राइट। क्योंकि खर्चे बहुत प्रकार के हो सकते हैं, खर्चे बहुत सारे होते हैं, पर्पस अलग हो सकते हैं, राइट। तो अब हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि खर्चों का बहुत ज्यादा बाइफिकेशन भी है, बट हमारे सिलेबस में वो पार्ट नहीं है, हमें उतना नहीं पढ़ना। जितना है हम उतना जरूर पढ़ेंगे, उसमें डीप स्टडी करने की कोशिश जरूर करेंगे, पक्का। तो चलिए हम आगे बढ़ के देखते हैं कि फर्दर इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। ओके चलिए, तो हम सीधे बढ़ते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ, राइट। जो हमने कंपोनेंट देखा, कंपोनेंट में पहला क्या देखा हमने कि भाई गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं एक्सपेंडिचर। अब उन एक्सपेंडिचर को फर्दर कैसे हम क्लासिफाई करते हैं समझने की कोशिश करना। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट के खर्चे क्या क्या होते हैं। सैलरी देता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, हाँ जी सैलरी देता है। स्कॉलरशिप देता है, हाँ जी। पेंशन देता है, हाँ जी। स्कूल्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, फ्लाईओवर बनाता है, रोड बनाता है, बिल्डिंग बनाता है। अरे सर रुकते जाओ रुकते जाओ, मैं अगर ऐसे बोलते चलूंगा ना तो पता नहीं कितना ही बोलते चले जाऊंगा और पता नहीं कितने ही खर्चे गिना दूंगा। और आपको पता है कि सारे खर्चे यहाँ पे गिनना इंपॉर्टेंट नहीं है, खर्चों को क्लासिफाई कैसे किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यू रखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप समझिएगा, मैं आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, पर अभी एक्सपेंडिचर है, जब मैं रिसर्च में आऊंगा तो वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। खर्चा जब हम करते हैं तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने खर्चा किया, तो आपने क्या किया, हो सकता है आपने कोई मोबाइल परचेज किया, राइट। या हो सकता है कि आपने कोई व्हीकल परचेज किया, राइट। या हो सकता है कि आपके ऊपर कोई लोन था, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट की आपने, पक्का वो भी एक खर्चा हो गया। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी जब खर्चे करती है ना, तो इस खर्चे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्लासिफाई किया कि भाई साहब वो खर्चे अलग जिनके होने से या तो कोई असेट क्रिएट हो जाए, पक्का, या तो कोई असेट क्रिएट हो जाए या तो कोई लाइबिलिटीज कम हो जाए, राइट। पॉइंट ऑफ व्यू एसेट्स और लाइबिलिटी पे रखना है। पॉइंट ऑफ व्यू किस पे रखना है, एसेट्स और लाइबिलिटी पे। जैसे कि आपने गाड़ी खरीद ली तो आपका एसेट हो गया, मकान खरीद लिया वो आपका एसेट हो गया, राइट। या आपने लोन की रीपेमेंट कर दी तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। वैसे ही गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे खर्चे जिन खर्चों के होने से गवर्नमेंट के पास खुद का कोई एसेट क्रिएट हो जाए या लाइबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि देखो खर्चा करने से एसेट क्रिएट ही होगा। अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आप या तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या तो कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, या तो जो भी खरीद रहे हैं उससे आपका एसेट क्रिएट होगा। मशीन खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, आपका एसेट क्रिएट होगा, एसेट जाएगा नहीं आपके पास से, पक्का। सिमिलरली खर्चा करने से लाइबिलिटी कम होगी, पक्का। मतलब आप अपने लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं तो आप विद इंटरेस्ट उसको चुकाते जाएंगे तो लाइबिलिटी कम होगी, बढ़ेगी नहीं, उल्टा, पक्का। तो अगर एसेट और लाइबिलिटी को पकड़ूं खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके साथ ये दो ही ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो एसेट की क्रिएशन हो जाए या तो लाइबिलिटीज का रिडक्शन हो जाए, पक्का। तो उन्होंने बोला ऐसे खर्चे एक तरफ कर दो जिनसे एसेट्स का क्रिएशन होता है या लाइबिलिटीज का रिडक्शन हो जाता है, पक्का। और ऐसे खर्चे पकड़ के एक तरफ कर दो जिनमें ना ही एसेट का क्रिएशन हो रहा है ना ही लाइबिलिटी का हमारी रिड्यूस हो रही है। सर ये कैसे हो सकता है, अब देखते हैं, हम स्क्रीन पे देखते चलेंगे। खर्चे हमने बोला दो तरीके से, ठीक है। ऐसे खर्चे जिनसे एसेट की वैल्यू बढ़ जाए या लाइबिलिटी की कम हो जाए, या लाइबिलिटी कम हो जाए, इनको क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्क्रीन पे देखेंगे क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे खर्चे जिनसे ना ही एसेट कोई क्रिएट हुआ, ना ही कोई लाइबिलिटी की वैल्यू में रिडक्शन आया, उनको हमने क्या बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्क्रीन पे देखेंगे क्या बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाल फिलहाल के लिए अकाउंट्स का कंसेप्ट दिमाग से बिल्कुल जीरो करके सुनिएगा, अकाउंट्स में मत फंस जाइएगा अभी, ठीक है। सिर्फ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जो समझा रहा हूँ सुनिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला दो टाइप होंगे एक्सपेंडिचर के, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आ जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, ध्यान से देखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर
आर दोज एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स एसेट और कॉजेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। यहाँ पे आप छोटे से यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में कि अगर कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या लायबिलिटी कम हो रही है, ऐसे किए गए इस प्रकार के खर्चे को क्या बोलेंगे हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, फ्लाईओवर, परचेज ऑफ मशीनरी, रीपेमेंट ऑफ लोन। इन सारी चीजों में आपको एक चीज मिलेगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग बनाई, एसेट क्रिएट हो गया, रोड एसेट क्रिएट हो गया, फ्लाईओवर एसेट क्रिएट हो गया, परचेज ऑफ मशीनरी एसेट क्रिएट हो गया, कोई उनने प्रोजेक्ट डाल दिया, मेट्रो प्रोजेक्ट डाला, उस पर काम करना चालू कर दिया, एसेट क्रिएट हो गया। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन पे करने से लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, पर खर्चा तो हो रहा है ना, तो ऐसा खर्चा जिससे एसेट बढ़ जाए या खर्चा करने से लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए, ऐसे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? पक्का? तो सर ऐसे भी खर्चे होते हैं क्या जिनसे ना ही कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़े ना ही कोई लायबिलिटी की वैल्यू कम हो? हाँ जी, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसे खर्चे होते हैं। आ जाएंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ। देख लीजिए पहले कंडीशन क्या है, नीदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमने क्या बोला कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर कॉजेस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। पक्का? ऐसे हमने क्या बोला खर्चों को? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एग्जांपल तो बताओ। बेटा, गवर्नमेंट की सैलरी, ऑफिसर्स को सैलरी देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देना, पक्का, पेंशन देना, ओल्ड एज पेंशन देना, स्कॉलरशिप देना, ये वो खर्चे हैं गवर्नमेंट के जो हो तो रहे हैं, पर इससे ना ही कोई एसेट बन पा रहा है ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही है। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देना, कोई एसेट बन गया क्या? नहीं। कोई लायबिलिटी कम हुई क्या? नहीं। अच्छा सर, और क्या? स्कॉलरशिप देना, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना, कोई एसेट बढ़ गया क्या? नहीं। कोई लायबिलिटी कम हो गई क्या? नहीं। पेंशन प्रोवाइड करना, कोई एसेट बन गया क्या? कोई लायबिलिटी कम हो गई क्या? नहीं। ऐसे वो सारे खर्चे जिसमें एसेट्स ना ही कुछ क्रिएट होते हैं, लायबिलिटीज ना ही कोई रिड्यूस होती हैं, इन खर्चों को किस कैटेगरी में डाला गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। क्या ये बात क्लियर है? हमने एक्सपेंडिचर को फर्दर क्लासिफाई किया दो। पक्का? नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट और कॉजेस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। पक्का? Revenue expenditures are those expenditures which neither create assets for the government nor causes any reduction in the values of the government. Example मैंने आपके सामने रख दिए हैं। पक्का? तो आई होप सो आपको ये अभी समझ में आया कि हमने एक्सपेंडिचर को फर्दर कैसे क्लासिफाई किया। जैसे हमने एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लेंगे। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करेंगे आप, राइट? और मुझे बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। चलिए, जैसे हमने एक्सपेंडिचर समझा है वैसे हम आगे बढ़ते हैं रेसेट्स की तरफ। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी ये देखा कि गवर्नमेंट बजट का कंपोनेंट नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 एक्सपेंडिचर, नंबर 2 क्या है? रेसेट्स। पक्का? क्योंकि रेसेट्स होंगी तभी तो एक्सपेंडिचर होगा। पक्का? तो अब ये रेसेट्स को भी फर्दर क्लासिफाई करने का क्या तरीका हो सकता है हम ये देख रहे हैं। पक्का? पॉइंट ऑफ व्यू अगेन पकड़ के चलेंगे एसेट्स और लायबिलिटी। पक्का? ठीक है। अब एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होता है, पहले सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, जब भी बच्चों आप खर्चा करते हैं ना, जब आप खर्चा करते हैं तब एसेट क्रिएट होता है या लायबिलिटी रिड्यूस होती है, पर रेसेट्स के मामले में जस्ट ऑपोजिट होता है। जब भी आपके पास इनकमिंग आई होगी ना, वो तभी आई होगी, या आपके पास रेसेट्स आई होगी ना, वो तभी आई होगी जब आपने एसेट्स को अपने या तो बेच दिया हो या लायबिलिटी आपकी इनकर्ड हो गई हो। दैट मींस या तो लायबिलिटी आपकी बढ़ गई हो। है सर, कैसे? अब मुझे बताना कि अगर आपको पैसे, रेसेट्स इनकमिंग हो रही है तो कैसे हो सकती है? आपने अपना कोई प्रॉपर्टी बेच दी, राइट? तो क्या हुआ? एसेट्स की वैल्यू ऑलरेडी कम होगी। मान लेते हैं आपकी 3 प्रॉपर्टी थी, एक बेच दी तो कितनी बची? 2। तो एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ गई। तो या तो एसेट कम होने से पैसा आता है, कुछ भी चीज बेच दो ना एसेट्स को आप, तो इनकमिंग आपके पास आ जाएगी, क्योंकि हमें सोचना भी एसेट्स और लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिमाग वहीं से आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी एसेट्स को हमने क्या कर दिया? बेच दिया, तो उससे क्या हो गया? इनकम हो गई या रेसेट्स होगी।
दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, हमने लाइबिलिटी इनकर कर ली, लोन ले लिया किसी, तब भी तो पैसा आता है, लोन ले लिया तब भी तो पैसा आता है, राइट। हो सकता है आपके घर में ऐसा होता है ना कि अगर आपको पैसे की जरूरत होती है या तो हम लोन ले लेते हैं, या तो हो सकता है कि हमने कोई प्रॉपर्टी, हमारे पास कोई गोल्ड वोल्ड रहता है उसको हमने बेच दिया, हमने कोई एसेट बेच दिया, उससे हमारे पास पैसा आ गया। तो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स में समझने की जरूरत ये है कि एक्सपेंडिचर करने से एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, क्रिएट होता है, और रिसीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी इनकम होती है तो एसेट्स हमारा कम होता है, रिड्यूस होता है। और जस्ट उल्टा होता है लाइबिलिटीज में भी। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो जब भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है, पक्का। पर हम जब रिसीट्स की बात करते हैं, जब हमें पैसा मिलता है तो लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोन के रूप में हमें, पक्का। तो अब आप इसको इत्मीनान से देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। रिसीट्स भी कितने तरीके की होंगी? दो, कैपिटल रिसीट्स और दूसरी कौन सी होगी? रेवेन्यू रिसीट्स। सर कैपिटल रिसीट्स क्या? ध्यान से देखना, वो सारी रिसीट्स जिनसे या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए या तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए। वो सारी रिसीट्स जिससे लाइबिलिटी या तो क्रिएट हो जाए, दोस रिसीट्स व्हिच क्रिएट ईदर लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और कॉजेस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इन सारे रिसीट्स को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट्स। सर एग्जांपल में बताओ, चाहे हम बोरिंग करते हैं, लोन लेते हैं, चाहे हम आरबीआई से लें, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट किससे ले? आरबीआई से, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 6 में देखा था गवर्नमेंट की लोन की जरूरत पड़ती है, कौन देता? आरबीआई से। अच्छा, दूसरा पैसा मंगाने का जरिया क्या है? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी आपने पढ़ लिया चैप्टर 6 में। या वर्ल्ड बैंक से, दूसरे कंट्री से हम पैसा ले लें, ये भी ले सकते हैं। मतलब जब भी हम पैसा ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिसीट आ रही है ना, हमारे पास इनकमिंग हो रही है। इनकमिंग होने का कारण क्या है? लाइबिलिटी इनकर्ड हो जाना, दैट मींस लोन ले लेना। तो इससे लोन की वैल्यू बढ़ गई या लाइबिलिटी एक क्रिएट हो गई, सर पे एक बोझ हो गया कि भाई ये चुकाना है, पक्का। तो ये क्या हो गया आपका? एक तरीके से कि लाइबिलिटी बढ़ गई। अच्छा सर, एसेट कम होने वाला पार्ट बताओ। अरे भाई अपनी प्रॉपर्टीज बेच देना, अपनी बिल्डिंग बेच देना, ठीक है, या अपना कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही बेच देना, ठीक है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं टेक्निकली। तो अगर एसेट्स को भी अगर आप बेच देते हैं तो भी तो आपके पास रिसीट्स आएगी, इनकमिंग होगी। तो दो तरीके हो गए एसेट्स और लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो आपने एसेट लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है तो वो कैपिटल रिसीट्स है, या आपने एसेट्स को रिड्यूस कर दिया तो वो आपके लिए कैपिटल रिसीट्स है। इत्मीनान से समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू रिसीट्स में, जस्ट ऑपोजिट भैया, वो सारी रिसीट्स जिससे ना ही गवर्नमेंट का कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट हो, ना ही उसकी इतनी सी भी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आए। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ जी होता है ना, पहले देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट्स, ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, ना ही कोई एसेट्स में की वैल्यू में गिरावट आ रही है, ठीक है। और दोनों में से कोई एक ही होता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि सर दोनों ही होना है, ठीक है, कोई एक भी साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल टैक्स रेवेन्यू, भाई गवर्नमेंट को जो हम टैक्स भरते हैं, हम अपनी कमाई का इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है। आप ये जो दिन भर में सामान खरीदते हैं, सामान पे खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा, मान लीजिए आप 1 रुपए की अगर मैच बॉक्स भी खरीद रहे हो, माचिस भी, तो उसमें लिखा रहता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। तो आपने इनकम टैक्स पे किया या आपने जो सामान खरीदा इस पे जीएसटी दिया, भाई ये भी तो गवर्नमेंट की रिसीट है, इनकम है, पक्का। पर क्या इससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ गई? नहीं। क्या एसेट की कोई वैल्यू डाउन हो गई? नहीं। तो एक मैंने बोला आपको टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट, दोनों क्या होते हैं हम समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब क्या? तो या तो इनकम टैक्स के रूप से आपको पैसा मिला हो गवर्नमेंट को, या उसको इनडायरेक्ट टैक्स के रूप से पैसा मिला हो, दैट इज जीएसटी। सर और क्या? भाई जो पुलिस आपका चालान काटती है, आपको फाइन लगाती है अगर आप रेड लाइट क्रॉस के जंप कर देते हो रेड लाइट को, ठीक है, या आप ट्रिपलिंग करते हो, हेलमेट नहीं लगाते, फीस, फाइन्स एंड पेनाल्टीज, ठीक है। फिर आपके पास बहुत सारी ऐसी होती हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस देती हैं, डेथ रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन, आपकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, ये सारा जो आप कराते हो इस रूप से भी तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। पर ये जब पैसा जा रहा है तो क्या ही गवर्नमेंट की कोई वैल्यू में एसेट की वैल्यू आपकी कम हो रही है क्या? नहीं। और क्या कोई लायबिलिटी बढ़ रही है क्या? नहीं। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, आगे जाके इनको हमको और अच्छे से भी देखना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, व्हाट आर द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें भी नॉन टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है, तो देखेंगे अगर आप। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में नॉन टैक्स रेवेन्यू लिखा है इन सबको, जो मैंने अभी आपको बताया, फीस, फाइन्स, पेनाल्टी, इसको नॉन टैक्स बोला है, क्योंकि आगे जाके हम इसको समझेंगे, तभी से थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी हमने डेवलप कर ली, राइट। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जिससे ना ही कोई लायबिलिटी इनकर्ड हो, ना ही कोई एसेट की वैल्यू गिरे। और सर कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जिनसे लायबिलिटी इनकर्ड हो जाए या आपके एसेट्स की वैल्यू गिर जाए।
आई होप सो आपको क्लियर है, ठीक है। इत्मीनान से समझिएगा, नोट मेकिंग कीजिएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर और रिसर्च दोनों ऑपोजिट है। रटोगे सत्यानाश हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर आप रटेंगे तो कभी भी नहीं सीख पाएंगे, समझेंगे तो बिल्कुल ये हो जाएगा। समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू एसेट्स और लायबिलिटी रखना, ये समझना जरूरी है कि खर्चा करने से एसेट क्रिएट होता है और लायबिलिटी कम होती है। और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भाई एसेट जब कम होती है तब रिसर्च होती है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तब रिसर्च होती है। पक्का? तो अभी मैं आपको इनको अब चारों को एक साथ मिला के भी समझाऊंगा और तब इनको क्या हेड देते हैं वो भी समझाऊंगा। मैंने बोला जो शुरुआत करना था उसको मैं अंत बनाऊंगा, तो मैं बनाऊंगा आपको। अब जो भी मैं बताऊंगा वो आपको आज के लेक्चर में नहीं, आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके लिए टेक्निकल थी। और अगर मैं एक साथ वो बातें भी बता दूं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए, राइट। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको लेक्चर समझ में आया है। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। एंड क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज या कल में मोस्ट प्रॉब्ली आपके एमसीक्यू अपडेट हो जाने वाले हैं, तो उसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू पूरे चैप्टर के लिए अपडेट होंगे, आपका जितना पोर्शन होता जाएगा आप उसके आंसर देते जाइएगा, बाकी आपके लिए सारी चीजें हो जाएंगी, राइट। तो आज का क्विज क्वेश्चन क्या है? आज का क्विज क्वेश्चन ये रहेगा कि विजय माल्या का नाम तो आप जानते हो, हाँ जी, किंग ऑफ गुड टाइम्स, आपको पता है। विजय माल्या ने जो फ्रॉड किया था उसमें कौन सा बैंक एसोसिएटेड था, ये आपका आज का क्विज है। या उसने किस बैंक के साथ लोन लेके नहीं चुकाया था, ऐसा समझ लो, आपके लिए सरल भाषा में, ठीक है। तो ये आपका आज का क्विज क्वेश्चन है, पक्का। तो थैंक यू सो मच इस लेक्चर्स को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। पढ़ते रहिए रोज, क्योंकि आपको पता है समय का कोई भरोसा नहीं है, आपको पढ़ाई रेगुलर करनी है, ठीक है। पढ़ते रहिए और मेरे साथ लेक्चर्स देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।